नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग के कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। अंडर द बासल वन अकॉर्ड बीसीबीएस फिक्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फंड फॉर बैंक एट। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आपको बीसीबीएस ने क्या तय किया था, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो बीसीबीएस ने क्या तय किया था, ये देखिए आप। बीसीबीएस ने कितना टारगेट इसमें रखा है? 8% ऑफ द टोटल रिस्क वेट, 9%, 10% ऑफ टोटल रिस्क वेट और 11%। जल्दी से आंसर इसके दीजिए। 8, 9, 10 और 11%। आंसर आपकी स्क्रीन पे है। देखिए, यहां हमने आपको टोटल रिक्वायरमेंट बताई है कि किस तरह से बीसीबीएस ने और किस तरह से आरबीआई ने रिक्वायरमेंट दी है। तो आरबीआई की रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो रिक्वायरमेंट है वो आरबीआई की है और ये जो रिक्वायरमेंट है वो बीसीबीएस की है। आरबीआई कहता है कि आपको 7% टीयर 1 रखनी है और बीसीबीएस कहता है आपको 6% टीयर 1 रखनी है। ठीक है, आरबीआई थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखता है इस मामले में। तो टोटल हमको 9% रखना होता है, जबकि बीसीबीएस के हिसाब से हमको 8% ही रखना होता है। तो टोटल जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो हमारी है वो है हमारी 8% की। ओके, बीसीबीएस क्वेश्चन को देख लें ठीक से। यहाँ क्या पूछा गया है? अगर बीसीबीएस वर्ड दिया है तो आंसर आपका आएगा 8% और कुछ नहीं दिया है तो आंसर आएगा आपका ये 9% वाला, ये आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? किसी भी तरह से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is not an essential feature of right of set off? Right of set off जो दिया गया है उसका essential feature इसमें से कौन सा नहीं है? It's a statutory right, ये बिल्कुल ठीक है। The claim and cross claim should be both for determined amount, बिल्कुल जितना अमाउंट डिटरमाइन होगा उसी पे क्लेम और क्रॉस क्लेम होंगे। The set off can be applied only to those debts which are due and recoverable on the date of exercising the right of set off। जो फ्यूचर में ड्यू होने वाले हैं उन पे राइट ऑफ सेट ऑफ नहीं लगता है, जो ऑलरेडी ड्यू हो चुके हैं हमारे उन्हीं पे राइट ऑफ सेट ऑफ लगेगा। ओके, क्लियर है बात? तो आंसर ये भी सही है। चौथा क्या कहता है? द अकाउंट ऑफ ए सोल प्रोपराइटर ऑफ ए ट्रेडिंग फर्म एंड हिज इंडिविजुअल अकाउंट कैन नॉट बी कंबाइंड। ये गलत है, दोनों अकाउंटों को कंबाइंड किया जा सकता है। तो फोर्थ जो आंसर है ये इसमें रॉन्ग है, ये तीनों आंसर इसके सही हैं। तो यहां पूछा है नॉट ए एसेंशियल फीचर, तो ये डी आंसर इसमें आपका आ जाएगा। ओके, क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर ए कंज्यूमर फॉर लॉजिंग कंप्लेंट इन इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन? आपको पता है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन ने पुराने ओम्बड्समैन को रिप्लेस कर दिया। हमने नया वीडियो इसमें अपलोड किया है आपके लिए, वीडियो लाइब्रेरी में एक बार चेक कर लें, वहां पे सारी गाइडलाइन आपको दी हुई हैं। तो इसमें पूछा है आपको कि कंप्लेंट लॉन्च करने का टाइम क्या है? 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट मेड टू बैंक एंड नो रिप्लाई रिसीव, गलत है। 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट रिप्लाई रिसीव्ड बाय बट कस्टमर नॉट सेटिस्फाइड, ये भी गलत है। 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ रिप्लाई फ्रॉम द बैंक बट कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड, ये सही है। 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ लॉजमेंट ऑफ कंप्लेंट विद द बैंक प्लस 1 month वेयर रिप्लाई हैज नॉट रिसीव्ड, ये ज्यादा सही है। आंसर तो दोनों सही है, पर दोनों में से अगर देखेंगे तो ये सही है। तो आंसर सी और डी दोनों आंसर आएंगे। सी भी सही है, जहां कस्टमर को रिप्लाई आ गया और सेटिस्फाई नहीं है वहां 1 साल, और जहां पे बैंक से रिप्लाई नहीं आया वहां 1 year प्लस 1 month दोनों मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी और डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। द वर्ड आईएसडीएन स्टैंड फॉर इंटरनल सर्विस डिजिट नेटवर्क, इंफॉर्मेशन सर्विस डिजिट नेट, इंटरनल सर्वर डिजिट नेटवर्क और इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। आप जानते हैं आईएसडीएन का फुल फॉर्म, हम सभी आईएसडीएन यूज करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये ऐसा टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम होता है जिसमें डेटा और वॉइस ओवर दोनों ट्रांसमिट होते हैं। तो ये इसको हम आईएसडीएन कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। वाइल सैंक्शनिंग गोल्ड लोन। अब देखिए ये लोन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। गोल्ड लोन जब हम सैंक्शन करेंगे गोल्ड ऑर्नामेंट के अगेंस्ट में, तो वैल्यूएशन इज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ, जो वैल्यूएशन लेंगे वो किस बेसिस पे लेंगे? क्लोजिंग प्राइस ऑफ गोल्ड ऑन दैट डे? नहीं। क्लोजिंग प्राइस ऑफ 24 कैरेट गोल्ड दैट डे? नहीं, 24 कैरेट का तो प्राइस लेते ही नहीं है। एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ 22 कैरेट गोल्ड फॉर द प्रीसीडिंग 30 डेज
एज कोटेड बाय इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन। और बैंक डिस्क्रिशन का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, पिछले 30 दिन का जो एवरेज आएगा 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस का, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन उसको पब्लिश करती है, उसके बेसिस पे हम गोल्ड लोन करते हैं। ठीक है, क्लियर है आंसर? तो आंसर आ गया आपका सी। Which of the following statement is correct regarding opening of an operative account with the bank branch? हमको एक अकाउंट ओपन करना है, ऑपरेटिव अकाउंट ही होगा जब ओपन करना है तो क्या करना होगा, क्या करेक्ट है इसमें से? The PAN card is compulsory for all new accounts that are being opened with the bank, बिल्कुल ठीक है। In case of opening of BSBD account, basic saving bank account, there is no requirement of PAN card, ये भी ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक आल्सो नीड टू कंप्लाई विद द गाइडलाइंस ऑफ पैन, कोऑपरेटिव बैंक का तो पैन कार्ड लगेगा ही। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑल ऑफ द अबव। ये चारों गाइडलाइंस इसमें सही दी हुई हैं। ठीक है, कोई भी अकाउंट ओपन करने के लिए पैन कार्ड मस्ट है। हाँ, बीएसबीडी अकाउंट खोल रहे हैं तो पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, इन ए कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी पीपल वेयर नॉर्मली रेफर्स टू, पीपल वेयर का मतलब क्या है? देखो, पीपल प्लस सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, वहां से ले लिया इन्होंने वेयर। तो जहां पे पीपल यानी लोग मिलके सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डेवलप करेंगे उसको पीपल वेयर कहते हैं नॉर्मली। टेक से भी पीपल विद एक्सपर्टीज इन हैंडलिंग कंप्यूटर स्पेशली इन सॉफ्टवेयर नहीं। टेक से भी पीपल विद एक्सपर्टीज इन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ नहीं। पर्सन्स विद नॉर्मली सॉल्व प्रॉब्लम इन द कंप्यूटर इंक्लूडिंग एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं। Person directly or indirectly involved in establishing and running the computer system, this is called peopleware। okay, तो peopleware क्या हुआ आपका? peopleware हुआ जहां पे persons directly or indirectly involved in establishing and running the computerized system is called peopleware। क्लियर है आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है, while considering loan proposal, जब हम लोन प्रपोजल को कंसीडर करेंगे, सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन आर, सोर्स क्या है हमारा? जो बोरोवर के बारे में, एप्लीकेंट के बारे में हम जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन लेते हैं वो कहां से लेंगे? इंफॉर्मेशन ऑन विजिट ऑफ द बिजनेस प्रेमिसेस, बिल्कुल ठीक है। द डॉक्यूमेंट सबमिटेड, उसने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वहां से भी हमको जानकारी मिलती है। ऑन इंटरव्यू विद द बोरोवर, बिल्कुल ठीक है, कस्टमर का इंटरव्यू करेंगे। तो ये चारों ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हैं। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इसमें सही जवाब है, यानी कि ये चारों हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जहां से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उसके बिजनेस प्रोमिसेस को विजिट करेंगे, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। उससे 1 to 1 इंटरेक्ट करेंगे, वहां से भी कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस तरह से हम कस्टमर की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड हमारे जीआईबी की वीडियो लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो एक कूपन कोड यूज कर सकते हैं, विंटर 10 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। विंटर 10 से आपको फर्दर 10% का डिस्काउंट सभी कोर्सेज पे मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं, फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म इन विच एनी अमाउंट ऑफ फंड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। एनी अमाउंट ऑफ फंड, आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये क्या कहना चाह रहे हैं? एनी अमाउंट ऑफ फंड इज मूव्ड फ्रॉम, एनी अमाउंट ऑफ फंड can be moved from one bank to another and where the transaction is settled instantly। देखो, instantly transaction कहाँ settle होता है? या तो RTGS में होता है और या IMPS में होता है। NEFT में तो 2 घंटे का टाइम होता है, और दूसरा NEFT में आपको एनी अमाउंट नहीं कर सकते, आप 2 लाख तक का ही कर सकते हैं। हालांकि बड़े अमाउंट का भी कर सकते हैं पर इंस्टेंटली यहाँ सेटल नहीं होगा। तो RTGS और IMPS, पर IMPS में एक लिमिट होती है। यहां दिया है एनी अमाउंट, कितना भी अमाउंट आपका एडजस्ट हो सकता है, इसमें सेटल हो सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आरटीजीएस इज द राइट आंसर। कंफ्यूज नहीं हो, क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूजिंग कभी-कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द गुड्स रीच फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द एंड कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के पास जाती है गुड्स, जो भी है हमारी, जो भी गुड्स है मैन्युफैक्चरर से जाती है एंड कंज्यूमर के पास में। ओके, goods from manufacturer to end consumer, okay, through a chain of entities, होलसेलर के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, रिटेलर के थ्रू, इस तरह से पहुंचती है। एसोसिएटेड विद द प्रोसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कुछ डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और कुछ इनडायरेक्टली। दीज एंटिटीज आर कॉल्ड, इन सबको मिला के क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं, होलसेल सर्विस नहीं, मार्केटिंग चैनल नहीं, इनको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ये जो सर्विसेज हैं जितनी भी,
जिससे मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक सामान पहुंचता है, गुड्स पहुंचती हैं, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ओके, क्लियर है? मार्केटिंग का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following statement is true regarding loans? Loans के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? A guarantor is not liable for loan amount in the event of default by the borrower. borrower ने अगर डिफॉल्ट कर दिया तो गारंटर उसके लिए लायबल नहीं है। नहीं, ये गलत बात है। अगर गारंटर लायबल नहीं है तो फिर गारंटर लेने की जरूरत ही नहीं है। बैंक गिव हाउसिंग लोन ओनली फॉर दोज हाउसेस विच आर रेडी फॉर पोजीशन। नहीं, बैंक कंस्ट्रक्शन के लिए भी लोन देती है। बैंक गिव हाउसिंग लोन ओनली फॉर जॉइंट अकाउंट होल्डर्स। नहीं, ऐसा भी नहीं, इंडिविजुअल को भी देती है, सॉरी इंडिविजुअल को भी देती है। फॉर गेटिंग ए लोन फॉर रेडीमेड हाउस, अपार्टमेंट, फ्लैट, बैंक इंसिस्ट फॉर वैल्यूएशन रिपोर्ट। बैंक वैल्यूएशन रिपोर्ट इस केस में जरूर मांगती है, ये बात तो ठीक है। जहां पे रेडी बिल्ड हाउस है वहां पे बैंक वैल्यूएशन रिपोर्ट मांगेगी। तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि बैंक क्या वैल्यूएशन रिपोर्ट मांगती है? हाँ, बैंक वैल्यूएशन रिपोर्ट इस केस में मांगती है फॉर देयर अप्रूव्ड वैल्यूअर। तो आंसर क्या आ गया इसका? डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 12। ए कंपनी इज डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट। एक कंपनी ने नया प्रोडक्ट बनाया है। इन विच स्टेज कंपनी डेवलप द प्रोडक्ट कंसेप्ट इनटू ए फिजिकल प्रोडक्ट in order to assure that the product idea can be turned into a workable product। जब प्रोडक्ट बनाती है तो किस स्टेज में वो डिसाइड करती है कि जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी प्रॉपर्ली सेल हो जाएगी, वो वर्केबल होगा हमारा। ये कंपनी किस स्टेज में डिसाइड करती है? बिजनेस साइकिल, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कमर्शियलाइजेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो स्टेज है वहां पे कंपनी ये डिसाइड कर लेती है कि ये प्रोडक्ट हमारा चलने वाला है या नहीं चलने वाला है, यही एक स्टेज है। बिजनेस एनालिसिस में नहीं होगा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो जब बनेगी जब प्रोडक्ट तैयार होगा। कमर्शियलाइजेशन में नहीं होगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो स्टेज है उसी स्टेज में कंपनी को ये फाइनल करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट वर्केबल है या नहीं, ये सेलेबल है या नहीं, उसी के बेसिस पे कंपनी डिसाइड करती है। तो आंसर क्या आ गया आपका? प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज द स्टेज। ए कंपनी इज डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन विच स्टेज कंपनी डेवलप द प्रोडक्ट कंसेप्ट इनटू ए फिजिकल प्रोडक्ट। ये प्रोडक्शन स्टेज होती है, उसमें ये फाइनल करते हैं कि ये प्रोडक्ट वर्केबल है या नहीं। ओके दोस्तों, जेआईबी का एग्जाम आपका 11 जून से शेड्यूल है, आप सभी को पता है। अभी भी आपके पास 2 अटेम्प्ट हैं पुराने सिलेबस से 3 पेपर पास करने के, ठीक है। नवंबर के बाद में जो एग्जाम होंगे, यानी कि 2023 में जो एग्जाम होंगे, उनमें जेआईबी में 4 पेपर हो जाएंगे। बहुत अच्छा मौका है, आप इस मौके को बिल्कुल ना चूकें। 3 पेपर पास कर लें, बहुत आसान है, आसानी से पास हो सकते हैं। हमारी वीडियो लाइब्रेरी है, इसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये सभी जून के एग्जाम के हिसाब से हमने अपडेट कर दिए हैं। जो लोग, जिनको ऐसा लगता है कि 3 पेपर शायद एक अटेम्प्ट में 2 अटेम्प्ट में पास नहीं होंगे, उनको मैं एश्योर करना चाहता हूं, वीडियो लाइब्रेरी में हमने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको ज्यादा क्वेरी आने की पॉसिबिलिटी नहीं है और आप आसानी से 60-65 प्लस मार्क्स अगर आप तैयारी करेंगे। अभी भी देखिए काफी टाइम है आपके पास में, ऑलमोस्ट 20 से ज्यादा दिन है पीपीवी का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, उसके बाद एएफबी और फिर एलआरए भी। तो सफिशिएंट टाइम है, इतने टाइम में भी आप आराम से अगर पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। तो एक बार हमारी वीडियो लाइब्रेरी को जरूर रेफर कर लें। वेबसाइट दिया है आपको www.motivationalbanker.com। मोटिवेशनल बैंकर डाल के आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जेआईबी के कैंडिडेट और प्री प्रमोशन की जो एग्जाम दे रहे हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल में लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड करना नहीं भूलें। यहाँ पे हम अपडेट्स देते रहते हैं, क्वेश्चंस डालते रहते हैं, तो आपके लिए काफी यूजफुल होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर स्पेयरिंग टाइम टू वॉच दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये कंटेंट काफी यूजफुल होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।